मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने ब्लड क्लॉटिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसको हमने कंप्लीट भी कर लिया था। आज हम थोड़ा उसे समराइज़ करते हैं, उसको संक्षिप्त में देखते हैं ताकि थोड़ा हमारा रिवीजन भी हो जाए। और कल हमने टोटल 13 फैक्टर्स 13 कारक की बात की थी। मतलब क्लॉटिंग के अंदर हमें जब रुधिर का थक्का बनाना हो तो हमें 13 फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस होती है। और वो 13 जो फैक्टर्स थे उनको हम रोमन वर्ड्स में रीड आउट करते हैं। ये सारी बातें हमने कल क्लियर कर ली थी। इसके अलावा विटामिन के की भी रिक्वायरमेंट होती है। और ये सारे के सारे जो 13 फैक्टर थे सारे के सारे कहाँ लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, उनकी फॉर्मेशन जो वो लीवर के अंदर होती थी, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली थी। और वो सारे के सारे हमने 13 फैक्टर लिख कर भी देखे थे, राइट। तो चलिए अब हम थोड़ा सा जो सारा जो हमने पीछे जो स्टोरी पढ़ी उसको हम थोड़ा समराइज़ कर लें एक फ्लो चार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले आपको इंजरी हुई और इंजरी के साथ क्या हुआ, प्लेटलेट्स के अंदर ब्रेकडाउन हुआ। सिंपल सी बात है, जैसे आपको चोट लगेगी तो जो आपकी ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो टूट जाएंगी, यानी कि टिश्यू भी डैमेज हुआ है। उससे क्या हुआ, ऑन एक्सपोजर टू द एयर, जैसे ही वो एयर में हवा में एक्सपोज हुई ये सारी चीज़ें, तब क्या होगा, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका 3 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होगा। और वो क्या करेगा, लीवर क्या करता है, लीवर से इसी टाइम हेल्प होगी। फर्स्ट स्टेप ये का टोटल पूरा स्टेप फर्स्ट स्टेप है, हेल्प बाय द विटामिन के। तभी लीवर से विटामिन के आएगा और वो विटामिन के प्लाज्मा जो प्रोथ्रोम्बिन है, जो इनएक्टिव प्रोटीन है, जो आपकी प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन है जो इनएक्टिव है। और ये जो प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन है ये आपका सेकेंड नंबर का फैक्टर है। कौन सा नंबर का है, सेकेंड नंबर फैक्टर। इस प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन किस में कन्वर्ट कर देगी, थ्रोम्बिन के अंदर, यानी कि ये अभी इनएक्टिव फॉर्म है, निष्क्रिय अवस्था है प्रोटीन की। अब इसे एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट किया गया इन दी प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम, प्लाज्मा एंजाइम जिसे हम कह रहे हैं, और इंटेस्टाइन में कैल्शियम जो प्रेजेंट है उनकी प्रेजेंस में हम प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो थ्रोम्बिन है ये कैटालिसिस करेगी, क्या करेगी, थर्ड स्टेप के अंदर। फर्स्ट स्टेप में तो ये हुआ, इतनी घटना हुई, सेकंड स्टेप में इतनी घटना हो गई, थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो प्लाज्मा फाइब्रिनोजन है, जो सोलबल प्रोटीन्स थी, उनको थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिन मोनोमर्स को इनसॉल्युबल प्रोटीन बना देगा। क्या कर देगा, जो फाइब्रिनोजन थी सॉल्युबल, उसे हमने जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है उसको फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट कर दिया। वो अब कैसे होगा, इनसॉल्युबल प्रोटीन होगी, उसकी पॉलीमराइजेशन कर दी, उनके नंबर उनकी जो चेन है उसको बड़ा कर दिया। उससे क्या होगा, ब्लड कॉप्सल्स और जो फाइब्रिन थ्रेड्स थे वो सारे के सारे क्या बनाएंगे, क्लॉट बना देंगे। कहाँ बना देंगे, वो इस जाल में फंस जाएंगे। तो जो आपकी ब्लड कॉप्सल्स हैं और जो फाइब्रिन थ्रेड्स हैं जो इनसे बनी है वो सारी की सारी क्लॉट बनाने में हेल्प करेंगी। तो ये हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग टू 1 टू आपका फोर्थ फैक्टर आर, जो उसमें नंबर हमारे पास लगे, राइट। अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, कहते हैं एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जो सरफेस होता है, अब आरबीसी का आपको नॉर्मल आपको डायग्राम तो याद ही है, ऐसी होती है आरबीसी, राइट। ऐसे क्या होती है, आरबीसी होती है, इस तरीके का डिज़ाइन होता है। तो जो आरबीसी का जो सरफेस है, बाहरी सतह जो है आरबीसी की, वहाँ पर कौन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन। और इसे कहते हैं ए ग्लूटिनोजन, क्या बोलते हैं, ए एग्लूटिनोजन, ठीक। एंटीबॉडी फॉर ब्लड ग्रुप एंटीजन इज प्रेजेंट इन द सीरम और प्लाज्मा, यानी कि सीरम के अंदर। कल हमने बात की थी ब्लड क्या होता है, और कल हमने क्लैरिफाई किया था कि ब्लड क्या है, प्लाज्मा क्या है, सीरम क्या है। हमने कल बताया था कि अगर ब्लड में से आप कॉप्सल्स को निकाल दो, सारी की सारी कॉप्सल्स रुधिर कणिकाओं को निकाल दो, तो क्या बचता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा से अगर आप प्रोटीन्स को निकाल दो, लाइक फाइब्रिनोजन और लार्ज प्रोटीन्स को, तो बाकी जो बचेगी उसे हम सीरम कहते हैं, राइट। तो कहता है कि जो एंटीबॉडी है फॉर द ब्लड ग्रुप एंटीजन इज प्रेजेंट इन द सीरम, वो सारी की सारी कहाँ प्रेजेंट होती है, सीरम यानी प्लाज्मा के अंदर। और इसे हम कहते हैं एग्लूटिनिन, क्या कहते हैं, एग्लूटिनिन। तो जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर, इस चीज़ को याद रखना आप, एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर यानी एग्लूटिनोजन, और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट होती है सीरम प्लाज्मा के अंदर, एग्लूटिनिन जिसे हम कहते हैं, राइट। मतलब एंटीजन का दूसरा नाम क्या है, एग्लूटिनोजन, और एंटीबॉडी का दूसरा नाम है एग्लूटिनिन।
तो एंटीजन और एंटीबॉडी आर स्पेशल टाइप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, और एक्चुअल में ये है क्या, प्रोटीन्स हैं। क्या ये प्रोटीन्स हैं? एक प्रोटीन जो आरबीसी के सरफेस पर है उसे कह रहे हो आप एग्लूटिनोजोन, और एक प्रोटीन जो आपकी प्लाज्मा में प्रेजेंट है उसे कह रहे हो आप एग्लूटिनोनिन। क्या बोल रहे हो? एग्लूटिनिन, यानी एंटीबॉडीज़। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या है? एक विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप की क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ब्लड ग्रुप आर ऑफ 4 टाइप। आपको ये भी पता है कि हमारे जो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ए ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, राइट। जो ए बी ओ इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। एक ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ की किसने डिस्कवरी की थी? लैंडस्टीनर ने। जबकि जो ए बी ब्लड ग्रुप थी उसकी डिस्कवरी की थी कैसलो और स्ट्रूली ने। कैसलो और स्ट्रूली ने की थी। तो ब्लड ग्रुप हमारे पास अगर ए है तो उसके ऊपर एंटीजन मतलब ए है, और उसकी एंटीबॉडी स्मॉल बी, वो कहाँ होगी? इसकी प्लाज्मा सीरम के अंदर। और ये किससे ब्लड ले सकता है, रिसीव किससे कर सकता है? ब्लड ग्रुप जो अपने सेम ए से और दूसरा ओ से। और डोनेट किसको कर सकता है? ए को और ए बी को। जो बी है वो एंटीजन उसके ऊपर बी है, इसलिए वो उसका ब्लड ग्रुप बी है। एंटीबॉडी उसकी स्मॉल ए है, और रिसीव वो बी और ओ से कर सकता है, और डोनेट कर सकता है बी और ए बी को। जो ए बी है उसके पास दोनों एंटीजन है पर एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, तो इसी वजह से सभी से रिसीव कर सकता है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं है। क्योंकि काम जो खतरनाक वो एंटीबॉडी करती है, मतलब अटैक करने का काम एंटीबॉडी करेगी। और डोनेट ये ए बी को कर सकता है सिर्फ। ओ क्या है? उसके पास एंटीजन ही कोई नहीं है, और उसकी एंटीबॉडीज़ का दोनों ए और बी, इसीलिए ये रिसीव सिर्फ ओ से ही करेगा सेम अपने से, बाकी डोनेट सबको कर सकता है क्योंकि इसका एंटीजन ही नहीं है। तो फिर एंटीबॉडी लड़ेगी किसके साथ? इतनी बात क्लियर होगी, ये चीज़ें क्लियर होगी। आगे चलते हैं। तो कहते हैं ब्लड ग्रुप जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है। वो यूनिवर्सल डोनर क्यों है? वो यही क्लियर हो रहा है कि इसके पास इसकी सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, जो ब्लड ग्रुप ओ है। इसलिए जब आप ब्लड ग्रुप ओ जो ब्लड है, जब अगर माना मैंने ए को दिया, तो जब मैं ए को दूंगा तो एंटीबॉडी कब अटैक करती है? एंटीबॉडी तब अटैक करती है जब कोई फॉरेन पार्टिकल ब्लड में घुसा है। अब आपने ओ दिया, ओ के ऊपर क्या है? एंटीजन ही कोई नहीं है, तो ये लड़ेगा कैसे? क्योंकि एंटीबॉडी हमेशा कैसे रिएक्ट करती है? एंटीजन्स के साथ। तो इसके ऊपर एंटीजन कोई भी नहीं है, राइट। तो इसलिए ये सबको दे सकता है। जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो कैसा एक्सेप्टर है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब सबसे ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ही कोई नहीं है, तो ये सभी से ले सकता है, ए से भी, बी से भी, क्योंकि इसके पास क्या है? कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, राइट। तो ब्लड ग्रुप आर एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल। तो क्या कहता है? ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ये भी मल्टीपल एलील के थ्रू शो होता है। फॉर जीन ऑफ द ब्लड ग्रुप 3 अल्टरनेटिव आर प्रेजेंट। तो इनके जो जीन्स है, ब्लड ग्रुप के जो जीन्स है उनकी 3 अल्टरनेटिव जो फॉर्म्स है वो प्रेजेंट है। वो कहता है जीन ए एंड बी आर डोमिनेंट जीन, कैन गिव देयर एक्सप्रेशन इन दी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो कहता है जो ए और बी जीन है, मतलब जिससे जीन ए जिससे आपका ब्लड ग्रुप ए बनेगा, और बी जीन जिससे ब्लड ग्रुप बी बनेगा, वो कैसे जीन है? डोमिनेंट है। और देयर एक्सप्रेशन इन द होमोजाइगस और हेट्रो, और उसका जो एक्सप्रेशन आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों जगह देखने को मिलेगा। सो ब्लड ग्रुप ए एंड बी आर ड्यू टू दी डोमिनेंट जीन ए और बी। इसीलिए जो ब्लड ग्रुप आपको ए और बी देखने को मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं? जो क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? डोमिनेंट जीन जो होता है ए और बी होता है। तो उसके हम अगर हम एलील देख लें, तो जो ये हमारे पास कंडीशन आई आई ए आई ओ, यहाँ आई ए, तो अगर ये एलील है और ये एलील है तो हमेशा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। यानी कि हमारे पास आपको पता है जो ए और ए कंडीशन है, कैपिटल ए वो कैसी है? डोमिनेंट। वैसे सेम इस कंडीशन में बी, तो ये कैसा होगा? ब्लड ग्रुप अगर ऐसा एलील है तो भी बी होगा, और ऐसा तो होना ही है। उसके बाद जीन ओ इज़ अ रिसेसिव जीन विच गिव इट्स एक्सप्रेशन इन दी होमोजाइगस कंडीशन। तो ये पता है कि जो जीन ओ है, यानी कि जो आपका पास जो ओ ब्लड जो ओ जीन है वो रिसेसिव है, तो इसलिए एक्सप्रेशन कब देगी? जब वो होमोजाइगस कंडीशन पे होगी। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होगा? कि जब यहाँ भी ओ हो और यहाँ भी ओ हो, तो दोनों के ऊपर ओ होगा तभी। अगर एक भी यहाँ पर इस जगह पर ये ना होकर ए हुआ तब भी नहीं, ओ नहीं बन पाएगा, या ये बी हुआ तब भी नहीं, क्योंकि जो ओ है वो कैसा है? रिसेसिव जीन है, अप्रभावी है। तो ब्लड ग्रुप ओ इसके लिए ये बनाना पड़ेगा, इज़ ड्यू टू द रिसेसिव जीन। तो इस तरीके से आपको ब्लड ग्रुप ए बी एन एग्जाम्पल ऑफ द को डोमिनेंस, और ए और बी जो आपका एग्जाम्पल है वो एक्चुअल में स प्रभाविता का नियम है को डोमिनेंस का, क्योंकि उसमें ए और बी दोनों ही शो हो रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ए और बी दोनों बोथ डोमिनेंट जीन है, तो ए और बी आर प्रेजेंट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी आर एच फैक्टर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी जो डिस्कवरी थी वो लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। किसके अंदर की थी? रीसस मंकी। ये मंकी की एक प्रजाति है जिसका नाम है रीसस मंकी। उसके अंदर आर एच एंड ये आर एच फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हो ना, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज होता है उसे कहते हैं आर एच फैक्टर, राइट। अभी तुमने ब्लड ग्रुप पढ़े, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि ए पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। तो कहता है जो आर एच एंटीजन इज ड्यू टू द डोमिनेंट जीन। वो कहता है ये जो आर एच एंटीजन है ये किस वजह से होता है? डोमिनेंट जीन की वजह से होता है। और ये क्या एंटीजन है? सो इफ वन ऑफ द गैमीट पोजेस जीन ऑफ द आर एच फैक्टर तो इट ऑफस्प्रिंग विल बी ऑलवेज आर एच पॉजिटिव। तो कहता है ये एक्चुअल में ये डोमिनेंट जीन है और दोनों एलील में से किसी के पास भी अगर आर एच फैक्टर है तो उसका जो ऑफस्प्रिंग यानी उसका जो बच्चा आगे जो नई पीढ़ी बनेगी उसके अंदर वो आर एच पॉजिटिव ही निकलेगा। इफ़ एंटीजन इज प्रेजेंट देन आर एच पॉजिटिव। अगर एंटीजन है तो आर एच पॉजिटिव होगा, और एंटीजन एबसेंट है तो आर एच नेगेटिव रहेगा वो। इन इंडिया परसेंटेज ऑफ द आर एच इज़ 97% और 3% कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो इन दी वर्ल्ड आर एच पॉजिटिव जो है 80% है और आर एच नेगेटिव 20% है पूरे संसार में। आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडी इज प्रेजेंट फॉर हिज एंटीजन। तो आर एच पॉजिटिव की जो एंटीबॉडी होती है वो प्रेजेंट होती है उसके एंटीजन के लिए। तो आर एच एंटीबॉडी इज ऑल्सो एबसेंट इन दी आर एच नेगेटिव ब्लड। तो कहता है आर एच की जो एंटीबॉडी है वो हमेशा अनुपस्थित रहेगी, एबसेंट रहेगी। कहाँ पर? जहाँ पर आर एच नेगेटिव यहाँ ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ पर एबसेंट रहेगी, राइट। आगे बात करते हैं। कहता है इफ़ आर एच पॉजिटिव ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड टू दी आर एच नेगेटिव देन फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कंप्लीट सक्सेसफुली। कहता है अगर आप आर एच पॉजिटिव ब्लड मतलब या तो आपने ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव कोई भी ब्लड अगर आपने ट्रांसफ्यूज किया है किसी भी मतलब आपने ए पॉजिटिव को दे दिया है ना, या आर एच नेगेटिव यानी कि मतलब आपने ऐसा कोई ब्लड जो आर एच पॉजिटिव ब्लड है यानी कि ए पॉजिटिव ब्लड है वो आपने ए नेगेटिव को दे दिया, तो क्या होगा? पहली बार तो जो ट्रांसफ्यूजन है मतलब वो सर्वाइव कर जाएगा, जिसको आपने दिया वो सर्वाइव करेगा। फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ कंप्लीट सक्सेसफुली। पहली बार जो आपने ये जो ब्लड दिया है एक आर एच पॉजिटिव इंसान को का ब्लड आपने आर एच नेगेटिव इंसान को दे दिया तो पहली बार तो सक्सेसफुली हो जाएगा। बट ड्यूरिंग दिस फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर एच एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड। अब क्या होगा? जब आपने पहली बार जब दिया तो अब जो एंटीबॉडीज़ है वो बन गई हैं किसके अंदर? रिसीवर ब्लड के अंदर, जिसको दिया है ना उसके अंदर अब बन गई हैं। सो इन दी नेक्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एग्लूटिनेशन ऑफ द ब्लड टेक प्लेस। अगर आपने दोबारा फिर से इसकी ट्रांसफ्यूजन की, आपने फिर से पॉजिटिव ब्लड उस नेगेटिव इंसान को दिया तो वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए ओ नेगेटिव कैसा होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसके पास आर एच की भी एंटीबॉडी नहीं है। और जो ए बी पॉजिटिव होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव के पास जो एंटीजन ही नहीं होते, राइट। तो कहता है इफ़ मदर इज़ आर एच नेगेटिव एंड फादर इज़ आर एच पॉजिटिव देन ऑफस्प्रिंग इज़ ऑलवेज आर एच पॉजिटिव। क्यों? अगर फादर और मदर में से कोई भी पॉजिटिव है, कौन सा पॉजिटिव? आर एच फैक्टर अगर उसमें है, दोनों में से किसी में तो उसकी जो जनरेशन होगी, नेक्स्ट जो पीढ़ी आएगी वो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि ये जो डोमिनेंट करेक्टर है, जो ये जो आर एच फैक्टर है ये कैसा है? डोमिनेंट जीन है। In the case of first progeny is completely successfully, but at the time first delivery, Rh antibody is formed in the mother blood due to the damaged blood vessels. उसने एक केस बताया कि इन दिस केस वो कह रहा है कि अगर जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई इज़ कम्प्लीटली सक्सेसफुल, पहली जो प्रेगनेंसी है वो तो सक्सेसफुल हो जाती है, बट ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, लेकिन जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होती है उस समय आर एच की एंटीबॉडी बन जाती है मदर के ब्लड में। क्योंकि हुआ क्या? अब यहाँ देखो, आर एच ये नेगेटिव थी और ये पॉजिटिव था फादर, ऑफस्प्रिंग तो आर एच पॉजिटिव बन गया, लेकिन वो बनेगा कहाँ? मदर के अंदर ही बन रहा है ना। तो जब ऐसा बन रहा है, बनते टाइम जैसे उसकी डिलीवरी होगी, डिलीवरी के टाइम मदर का जो ब्लड है वो क्या होगा? डैमेज होगा, ब्लड वेसल्स डैमेज होगी और उस वजह से उसकी बॉडी के अंदर क्या बन जाएंगी? एंटीबॉडीज़। क्या बन जाएंगी? आर एच की एंटीबॉडी। सो इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी डेथ ऑफ द फोटस अकर इन द अर्लियर स्टेज ड्यू टू द एग्लूटिनेशन ऑफ द ब्लड कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टेलिस। वो कहता लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम अगर सेम कंडीशन वही हुई तब क्या होगा? डेथ ऑफ द फोटस, उस भ्रूण की डेथ हो जाएगी अगर वो सेम वही आर एच पॉजिटिव है। क्यों?
ब्लड की एग्लूटिनेशन हो जाएगी और इस रोग को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटैलिस। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटैलिस, ERYTHROBLASTOSIS, फोइटैलिस, FOETALIES। टू डिस्ट्रॉय RH एंटीबॉडी मेडिसिन आर यूज लाइक रोगन, रोलिन और एंटी डी। तो कहता है इन RH एंटीबॉडी को मदर की ब्लड में से डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं, राइट। अब थोड़ी सी हम देख लेते हैं समरी के बारे में। कौन सी समरी? ह्यूमन ब्लड कॉर्पसेस। ये हमने पहले भी किया था थोड़ा सा, लेकिन इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, कई बार पूछा जाता है। कहता है नेम, पहले यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, उनका नंबर लिखा हुआ है, कितने पर mm क्यूब के अंदर, पर mm क्यूब के अंदर, पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर कितनी उनकी संख्या हो सकती है और उनका नाम क्या है। फिर उनकी विशेषता, करेक्टर्स क्या है, उनका सोर्स क्या है और उनकी एंडिंग क्या है, फिर उनके काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हमने सेल ली इरिथ्रियोसाइट, RBC सेल। कहती है लगभग 5,000 मेल में मिलते हैं और 5 लाख 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 50 लाख मेल में और 45.5 फीमेल के अंदर मिलते हैं, राइट। नंबर इंक्रीजेज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड एट हाई एल्टीट्यूड। वो कहता है ये जो नंबर है मेल के अंदर इतने मिलेंगे आपको 50 लाख, और 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, है ना। तो ये क्या है? 50 लैक्स है मेल के अंदर इनका नंबर, फीमेल के अंदर थोड़ा कम होता है ना, 45 लाख। वो कहता है ये नंबर बढ़ सकता है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या आप हाई एल्टीट्यूड, मतलब एक्सरसाइज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज नंबर बढ़ जाता है, और अगर आप ऊंचाई पर जा रहे हो तो भी ये नंबर बढ़ जाएगा। उसके बाद इसका करेक्टर क्या है? जो RBC का करेक्टर क्या है? ये सर्कुलर होती है, गोलाकृति की, बाइकॉनकेव, दोनों साइड से ये बाइकॉनकेव होती है, मैंने बना के भी दिखाई थी आपको। ऑर्गेनिल फ्री होमोजीनस साइटोप्लाज्म, इनके अंदर कोई भी कोशिकांग नहीं होते, सारे कोशिकांग ये बाहर निकाल देती है। विद हीमोग्लोबिन, सिर्फ इसमें हीमोग्लोबिन होगा, और 7 to 8 माइक्रोमीटर वाइड होती है इसकी चौड़ाई, जो है 7 से 8 माइक्रोमीटर होती है, और 1 से 2 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है, और लाइफ इसकी कितनी है? 120 दिन। सोर्स और एंडिंग की बात करें तो रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल इन द रेड बोन मैरो। तो ये किससे बनती है? आपकी लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो के अंदर रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल से इसकी फॉर्मेशन होती है। और डिस्ट्रॉय कहाँ होती है? ख़त्म कहाँ होती है? डिस्ट्रॉय बाय द फैगोसाइटोसिस इन द ब्लड, लिवर, स्प्लीन। ब्लड के अंदर एक प्रोसेस चलता है फैगोसाइटोसिस, उसके थ्रू इनकी मृत्यु होती है, और ये कहाँ जाके जो हमारा ग्रेवयार्ड होता है स्प्लीन के अंदर, लिवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर इनको ले जाया जाता है, वहाँ इनको ख़त्म कर दिया जाता है। फंक्शन है इसका, ये ट्रांसपोर्ट करती है, वाहन करती है किसी ऑक्सीजन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 और ऑक्सीजन का क्या करती है? कैरी करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड है ल्यूकोसाइट्स, WBC जिसे हम कहते हैं। ये 5,000 से 10,000 होती है, इनका नंबर बढ़ सकता है ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, अगर आपको कोई बीमारी लग गई है तब ये अपनी संख्या को बढ़ा देती है। और आकृति इनकी राउंडेड होती है, इरेगुलर शेप होता है इनका, इरेगुलर मतलब कोई डिज़ाइन नहीं है। न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस मिलता है, कलरलेस होता है ये। साइटोप्लाज्म कंटेन यूजुअल ऑर्गेनील्स, मतलब इनको जरूरी जो कोशिकांग चाहिए वो उनके साइटोप्लाज्म में होते हैं। 12 से 20 तक इनकी माइक्रोमीटर ये चौड़ी होती हैं, और 1 से 4 दिन का इनका जीवन काल होता है, राइट। 1 to 4 डेज़। वैसे इनका देखा जाए तो हमारे पास वो 120 दिन तक जी रही थी, और ये लगभग 10 से 12 या 16 दिन तक ही जी सकते हैं। आगे लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस एंड रेड बोन मैरो, इन जगह पर इनकी फॉर्मेशन होती है, लिम्फ नोड के अंदर, स्प्लीन के अंदर, थाइमस के अंदर और रेड बोन मैरो के अंदर। और इनकी जो डेथ है वो कहाँ? डेड वंस आर फैगोसाइटेज इन दी ब्लड टिश्यू, लिवर एंड लिम्फ नोड्स, ठीक। ये कैसे काम करते हैं? एक्ट हैज़ ए सोल्जर, ये फौजी की तरह काम करते हैं, जैसे फौजी करते हैं ना देश की रक्षा, वैसे ये सोल्जर की तरह काम करते हैं। स्कैवेंजर एंड द बिल्डर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के एक स्कैवेंजर भी हैं और बिल्डर भी हैं, बॉडी को बनाने का काम भी करते हैं। और स्कैवेंजर का मतलब होता है जो सफाई कर्मचारी होते हैं, वैसा ये हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं। आगे इनके टाइप है एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। जो एग्रेनुलोसाइट वाली ल्यूकोसाइट्स होती हैं वो लगभग हमारे अंदर उनकी कितनी जो नंबर है वो हमें कितना मिल रहा है? लगभग 28.1%, 28.1% हमारे पास, ये हमारे पास 5,000 से 10,000, इनमें से 28.1% जो है वो कौन है? एग्रेनुलोसाइट।
साइटोप्लाज्म लैक ग्रैनुल्स, इनके अंदर ग्रैनुल्स यानी छोटी छोटी ग्रैनुल्स नहीं मिलते इनके अंदर, कमी होती है। न्यूक्लियस नॉट लोब्ड, और न्यूक्लियस में कोई लोब नहीं होता, पालियाँ नहीं होती। स्प्लीन और थाइमस और लिम्फ नोड में इनकी फॉर्मेशन होती है, कार्य का कोई पता नहीं है। मोनोसाइट, क्योंकि इसलिए डैश लगाया क्योंकि दो टाइप की है हमारे पास, एक मोनोसाइट एक लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट है वो 2 से 6% होती है, लगभग इनका नंबर होता है 280, और जो लिम्फोसाइट्स होती है वो लगभग 20 से 25% होती है, और इनका लगभग 1080 तक इनका नंबर संख्या हो सकती है। जो मोनोसाइट उनमें न्यूक्लियस सब राउंडेड होता है, लार्ज साइटोप्लाज्म, इनमें काफ़ी अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म मिलेगा आपको, और 12 से 15 माइक्रोमीटर ये लंबी हो सकती है। और इनका जो बनना, बात कर ही ली हमने ऊपर कि स्प्लीन थाइमस और लिम्फ नोड में इनका एंडिंग होती है। स्प्लीन थाइमस में ये बनती हैं और लिम्फ नोड में ये ख़त्म हो जाती हैं। वेरी मोटाइल, बहुत तेज़ चलने वाली होती हैं, फैगोसाइटिक काम करती हैं। इंगल्फ द जम्स एंड डिब्रिस, जितनी भी टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हैं ब्लड के अंदर, या कोई जम्स है, कोई बीमार जम्स आ गए हैं कोई, उनको ये इंगल्फ यानी निगल जाते हैं अपने अंदर और ख़त्म कर देते हैं। लिम्फोसाइट का काम क्या है, ये इनका जो काम है लिम्फोसाइट का, वो भी क्या है, ये कैसे होती है, ये नॉन मोटाइल होती हैं, नॉन फैगोसाइटिक, सिक्रीट एंटीबॉडीज़, हेल्प इन द हीलिंग, ये जख्म को भरने का काम करती हैं। राइट, कैसे सॉरी आपका यहीं तक ये इसका कि नॉन मोटाइल होती है, नॉन फैगोसाइटिक, और मतलब ये कैसी है, ना तो ये चल फिर नहीं सकती, और कैसी होती है, नॉन फैगोसाइटिक। ठीक, और दूसरा क्या है, सिक्रीट एंटीबॉडी, उनका काम क्या है, एंटीबॉडी को सिक्रीट करना, किसका, लिम्फोसाइट का। उसके बाद करते हैं दूसरा जो हमारे पास है, जो 72% है, ग्रेनुलोसाइट। साइटोप्लाज्म हैज़ ए ग्रेनुल न्यूक्लियस, तो वो कहता है कि इसमें आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा जिसके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका नाम है ग्रेनुलोसाइट। और जो न्यूक्लियस है वो लोब वाला होता है। आगे रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल एंड रेड बोन मैरो, इनमें इनकी फॉर्मेशन होती है, और ये क्या करती है, हेल्प इन द हीलिंग, ये ज़ख्म को भरने में हेल्प हमारी मदद करती है। राइट, और अमीबॉइड, इनका आकृति जो है वो अमीबॉइड है। डिफेंड अगेंस्ट दी इन्फेक्शन, और जो कोई बीमारी लगी है उसके अगेंस्ट ये लड़ाई करती हैं। बेसोफिल 0.5% होती है, लगभग 35 इनका नंबर हो सकता है, और एस शेप का उनका आकृति होती है, और इनका होता है बेसिक, ये क्षारीय होती हैं। रिलीज़ हिपैरिन एंड हिस्टामिन, ये हिपैरिन और हिस्टामिन को रिलीज़ करती हैं ब्लड के अंदर। आ गया ईओसाइनोफिल्स, ये 1.5% होती है, 1.5%, और 105 इनका नंबर होता है। और ये बाई वॉल्व होती हैं, बाई वॉल्व मतलब 2 इनमें वॉल्व होते हैं। ठीक, और एसिडिक इनका नेचर होता है, यानी अम्ली होती हैं। इंगल्फ द टॉक्सिक मटेरियल फॉर्म इन द एंटीजन, जो एंटीजन जितने भी विषैले पदार्थ बनाते हैं उनको ये खा जाती हैं और एंटीबॉडी रिएक्शन में हेल्प करती हैं। न्यूट्रोफिल 70% होती है, लगभग 49 इनका नंबर हो सकता है, और मे बी लोब्ड, इनमें पालियाँ हो सकती हैं। और फैगोसाइटिक इंगल्फ जम्स एंड डेड सेल्स, ये भी फैगोसाइटिक काम करती है, मतलब दूसरी सेल्स को खा जाना, इंगल्फ निगल जाना, जम्स को और डेड सेल्स को। लास्ट हमारे पास जो तीसरे प्रकार की जो सेल थी हमारे ब्लड के अंदर, वो थी प्लेटलेट्स। इनका नंबर इतना हो सकता है 2.5 लाख से 5 लाख तक, और इरेगुलर होती हैं ये शेप में, नॉन न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। 3 से 5 माइक्रोमीटर तक ये बड़ी हो सकती है, और 3 से 7 दिन का टोटल लाइफ स्पैन होता है। या ये भी रेड बोन मैरो में बनती है, और काम क्या करती है, हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो इतना हमने आज इस चैप्टर में कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम और आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।